आदरणीय दिनेश भाई साहब को बुलाते हैं। वो आए आज के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने का कष्ट करिए, आदरणीय दिनेश भाई साहब। जी, आदरणीय आवाज। दीदी जी, धन्यवाद। जी भैया बोलिए। सभी आदरणीय सदस्यों को नमन। हमारे आज के योग शिक्षक जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, प्रणाम। और हमने बहुत सुंदर योग किया और एक जो आज की सुख तिथि की जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, तो दिया और बाती का ये दिनेश प्रबंध भैया हमारे आपने योगाहार बंद के कर मंच से। दिया। और आज के इसी कड़ी में हमारे मुख्य अतिथि हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के एक अम, जैविक प्रशिक्षक किसान, जो बहुत सुंदर से अपनी खेती भी कर रहे हैं और कई लोगों को इस मुहिम में आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आज के मुख्य अतिथि श्री अनिल पांडे जी से भी निवेदन करता हूं कि वो अपना माइक और कैमरा ऑन करके योगाहार के मंच पर अपनी अभिव्यक्ति दें। और आप आए, आप हल्द्वानी से हैं और हल्द्वानी के पास ही नैनीताल एक सुंदर झील है, जिसकी से कुछ दूर ही आपका गांव है और वहाँ के किसानों के साथ आप कार्य कर रहे हैं। तो श्री अनिल जी, कृपया आज अपनी वार्ता रखें। क्या मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है, नैनीताल की वादियों तक? जी जी जी। हाँ, आदि सर आवाज। नमस्कार ओम जी 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 जी। सभी लोगों को। और सभी को स्वस्थ रहने और निरोगी रहने की कामना करता हूँ। और धन्यवाद दिनेश जी, और जितने लोग भी इसमें अभी जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम। और सभी का एक ही लक्ष्य जी है कि सब लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और उसमें मेरा थोड़ा प्रयास, मैं और हमारी टीम प्रयास कर रही है कि कैसे हमारी भोजन की थाली जो दूषित हो चुकी है और अधिक दूषित होने के कगार पे है, उसको हम कैसे प्रयास करके थोड़ा शुद्ध करें और शुद्ध भोजन लें, दूसरों को भी शुद्ध भोजन दें। उसके लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। लगभग 17-18 वर्ष हो गए, तो उसी मुहिम में चल रहे हैं। एक छोटा सा किसान हूँ मैं, और ज़्यादा बड़ा किसान नहीं हूँ। और जैसे कि दिनेश जी ने बताया कि नैनीताल से पहले एक हल्द्वानी एक जगह होती है, वहाँ पर काफ़ी फुटहिल का एरिया है, पहाड़ की तलहटी है। और वहीं पे हम थोड़ी खेती बाड़ी करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं। और लोगों को भी जैविक खेती के लिए जुड़ने के लिए और करवाने के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद। हाँ दिनेश जी। जी। हाँ, तो आप किस तरह से आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, किस तरह से आपने अपने किसान साथियों को जोड़ा? और आप तो पतंजलि से भी जुड़े हुए हैं, और जी तो कैसे आप प्रशिक्षण देते हैं, कैसे अपनी खेती को आगे बढ़ाते हैं, इस विषय पर आप बात रखिएगा। हाँ सर, थोड़ा अपने और बारे में साथ में विशेष बताना चाहूँगा। मार्केटिंग पे भी बात। जी जी, थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँ सर। 99 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद थोड़ा नौकरी की तलाश करी, तो थोड़ा लगी, प्राइवेट जॉब लग रही थी तो ज़्यादा करने का मन नहीं हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी वेटनरी से हैं, चीफ फार्मासिस्ट, तो मैंने दुग्ध व्यवसाय शुरू किया अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। उसके साथ साथ मैंने लगभग 6 जानवर रख के स्टार्ट किया था। तो लगभग 2-3 वर्ष मैंने डेयरी का काम किया। और उस समय डेयरी दूध का मूल्य में बहुत कम मिल पाता था, लगभग 7 रुपया लीटर हम दूध बेच पाते थे। तो लेकिन ठीक है, 2-3 साल ऐसे ही चलता रहा। तो साथ साथ एक बार हमारे गांव में कृषि विभाग की एक बैठक हुई थी किसानों की, तो वहां पर जैविक खेती का बारे में बताया गया था, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया गया था। तो वहीं से जिज्ञासा हुई कि भाई दूध तो हम ले ही रहे हैं पशु से, और साथ साथ जो गोबर ले रहे हैं, गौमूत्र ले रहे हैं, उसका हम कैसे सदुपयोग करें और उससे कैसे अपनी खेती में प्रयोग करें और थोड़ा अपनी आय को कैसे बढ़ाएं। तो वहीं से ये मुहिम चली थी वर्मी कंपोस्ट की। और धीरे 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 वो 2-4 सालों में, लगभग 2002 2003 से वो जैविक खेती की तरफ, डेयरी फार्मिंग का कार्य जैविक खेती की तरफ रुख कर गया। तो तब से एक जैविक प्रशिक्षक के रूप में और जैविक किसान के रूप में थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। थोड़ा पंतनगर यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज्ञान लिया, और थोड़ा डिप्लोमा भी फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिप्लोमा किया।
तो लिहाजा अभी तक लगभग 8,000 किसानों को मैंने लगभग प्रशिक्षण दे दिया है, जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। और जगह जगह बहुत सारी एनजीओ भी लोग बुलाते हैं, कैसे आप खेती करेंगे। और इसी क्रम में पतंजलि की तरफ से भी मुझे जिला नैनीताल के प्रशिक्षक के रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिला। तो लगभग वर्तमान में हमारे पास 2,000 किसान जो रजिस्टर्ड हैं, उनको हम जैविक खेती करा रहे हैं। उनका हम साथ साथ प्रमाणीकरण भी करा रहे हैं, जो कि जब मार्केटिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी होती है। तो लगभग 1,500 से 1,800 किसान अभी हमारे पास प्रमाणित है और बाकी प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो उनके उत्पादों की मार्केटिंग भी हम करने जा रहे हैं। विभिन्न हम मेले लगाते रहते हैं और उन किसानों से हम डायरेक्ट किसानों से अपना माल खरीदते हैं और उसको मंडी रेट से 1-2 रुपया, 2-4 रुपये, 5 रुपये अधिक मूल्य उसके घर पे ही देते हैं। तो उससे निश्चित वो हम उनसे जुड़ रहे हैं। तो अभी हमने लगभग उत्तराखंड महोत्सव नैनीताल लखनऊ में हुआ था, लगभग 9 नवंबर से 18 नवंबर। तो हमने वहाँ पे जाके स्टॉल लगाई थी। हमारे 4-5 किसान भाई भी वहाँ हमारे साथ गए थे। तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा। पूरे 200 स्टॉलों में सबसे ज्यादा भीड़ हमारे ही स्टॉल में थी और काफी हमने लगभग 4-4.5 लाख रुपए की वहाँ पे सेल करी। तो इस प्रकार विभिन्न मेले हम लगा रहे हैं। और हल्द्वानी में एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी छोटा सा खोल दिया, जहाँ किसान अपना जैविक उत्पाद रखने आते हैं और जैसे बिक्री हो जाता है तो उनको उचित मूल्य उनको मिल जाता है। तो इसी क्रम में जैविक खेती को बढ़ा रहे हैं और अन्य किसानों को जागरूक करते हैं। और साथ साथ शहर में, जो शहर में लोग हैं उनके पास जमीनें नहीं होती हैं, तो उनको हम जैविक किचन गार्डन के रूप में ट्रेन कर रहे हैं। और काफी 10-20 लोगों को हमने शुरू कर दिया है कि उनके छतों में ही, टेरिस पे, अगर उसमें पॉली बैग में हम कैसे उनको जैविक खेती करवाएं। तो छतों में भी हम उनको वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र और डिकम्पोजर और पंचगव्य, पंचामृत, इससे हम खेती कराने का सिखा रहे हैं। और काफी अच्छी खेती हो रही है। छतों में भी लोग हरी सब्जियां, धनिया, मेथी, पालक, कद्दू, लौकी, इस प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं और काफी अच्छा प्रयास है। क्योंकि जब मेरा मानना है कि जितना भी हमारे शरीर में जहर या पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं फलों और सब्जियों के माध्यम से अधिक जा रहा है। अनाज के माध्यम से भी जा रहा है लेकिन वो थोड़ा कम है, उतना हमारा शरीर झेल भी लेगा। लेकिन जो डायरेक्ट पेस्टिसाइड पड़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक, तो वो मेरा मानना है कि हम जो सब्जियां पैदा कर रहे हैं किसान, तो अनाधुन स्प्रे कर रहे हैं उसमें, और सब्जियों और फलों से हमारे शरीर में ज्यादा पेस्टिसाइड जा रहा है। तो अगर किसान अपने घर में सब्जियां खुद उगाए और अपने फलों का सेवन जो करा, उसको सीजनल फल खुद उगाए, तो निश्चित ही उसको शरीर में जो पेस्टिसाइड जा रहे हैं वो कम जाएंगे और थोड़ा उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसी क्रम में हमने अपने जैविक गांव में, जो मैं भी एक जैविक गांव से आता हूँ, तो एक किसान के वहाँ हमने एक तेल की मिल भी लगाई है। कोल्ड प्रेस और हॉट प्रेस दोनों बना पा रहे हैं। और मसाला यूनिट लगाई है, दलिया यूनिट लगाई है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस के रूप में मनाने की प्रक्रिया चल रही है, पूरे विश्व में मोटे अनाज दिवस के रूप में मनाया जाएगा 2023। तो उसकी तैयारी हमने अभी से कर ली है। तो अभी से मिलेट्स पे काम कर रहे हैं। मडुआ, झुमोरा और जितने भी मोटे अनाज, बाजरा जो है, उनको हम किसानों को बोवा रहे हैं और उनसे हम बाई बैग लेके सेल भी करने की प्रक्रिया है, जिससे कि निश्चित ही थोड़ा किसानों की आय भी बढ़ेगी और ये मोटा अनाज में हमारा जो हमारा हल्द्वानी क्षेत्र है थोड़ा आगे बढ़ेगा और हमारी देखा देखी अन्य किसान भी इससे जुड़ेंगे। तो इस प्रकार का हम एक प्रयास कर रहे हैं। तो दिनेश जी, ये छोटा सा परिचय और था। आप जी, साथ में आपका एक एफपीओ भी है जिसमें आप किसानों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे किसान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आप जी जी जी। अनाज लेते हैं। तो एफपीओ के में अधिकतर लोग क्या क्या अनाज उगाते हैं? और दूसरी बात ये कि जो आप अलग अलग स्टॉल्स पे अपना अनाज ले जाते हैं, तो उसमें क्या किन किन अनाजों की प्रमुखता रहती है? हाँ, अच्छा, आपने अच्छी बात की। अभी जस्ट अभी हमारा लगभग 3 महीने ही हुए हैं अपने जो एफपीओ का गठन किया है विकासखंड हल्द्वानी में। पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि 10,000 एफपीओ बनाने का कार्य चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में 7,500 ब्लॉकेज विकासखंड हैं। तो प्रत्येक विकासखंड में एक एफपीओ बनाने का निश्चय किया गया है और तो 7,500 बन चुके हैं। बाकी 2,500 एफपीओ भी जो बड़े ब्लॉक हैं विकासखंड है, उन पे बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो हल्द्वानी विकासखंड में हमने एफपीओ बना लिया लगभग। मैदानी क्षेत्र के लिए 300 किसान होना अनिवार्य है, 300 से 750। और पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर 100 किसान से लेकर 750 किसानों का एक एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारा थोड़ा
फुटहिल का क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया से नीचे का क्षेत्र है, तो हमको 300 मेंबर्स बनाने थे, जिसमें से हमने 305 मेंबर अभी बना दिए हैं। और हमारा कार्यालय भी खुल चुका है, और कार्यालय खुल गया है और स्टाफ भी नियुक्त हो गया है। और हमारा लक्ष्य है कि कैसे एक तो मेंबर्स को ज़्यादा जोड़ें, और विभिन्न योजनाएं जो विभिन्न विभाग है, किसानों को जितने भी विभाग है उनकी जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, जैसे कृषि विभाग या उद्यान हो गया, मछली डिपार्टमेंट हो गया, फल हो गया, मशरूम हो गया, मधुमक्खी, बहुत से डिपार्टमेंट जो कृषि के लाइन डिपार्टमेंट हैं, तो उनकी सभी किसानों को उनके बारे में पता नहीं हो पाता। अगर हम एफपीओ बना के, एक ग्रुप बना के, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम उसमें विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं, तो उससे निश्चित ही सभी किसानों को एक तो सारा कुछ पता रहता है, और किसान को जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। एक ही मंच पे, जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम भी कहा जा सकता है, एक ही मंच पे जितने भी सारे किसान जुड़े होंगे, 300, 400, 500, 750, उनको सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उसमें से जो भी किसान अपने मतलब की योजना लेना चाहेगा, तो वो उस बारे में आगे आएगा और स्वरोजगार अपनाएगा। तो उससे निश्चित ही उसको एक तो भटकना नहीं पड़ेगा, और सब लोग समूह बना के अगर काम करेंगे, तो उससे एक तो निश्चित ही उसकी आय बढ़ेगी। और अगला लक्ष्य है कि अगर हम क्लस्टर बना के खेती करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे सोयाबीन की बेल्ट है, काला भट्ट की बेल्ट है, मक्का यहाँ पर हो रहा है, और गन्ना हो रहा है। तो अभी गन्ने जैविक गुड़ बनाने की प्रक्रिया भी हमारी प्रोसेस में है, अभी एक आध यूनिट लगानी है कि हम गुड़ पे भी काम कर पाए। ऐसी बासमती हमारे क्षेत्र में होती है, और गेहूं होता है। तो इस प्रकार के चीजें हो। अब तो मडुआ झंगोरा भी होने लगा है, ट्रायल अभी करवाया था, काफी अच्छा मडुआ निकल रहा है। यहाँ पर झिंगोरा भी बोया था, वो भी काफी अच्छा निकल रहा है। तो इस प्रकार की क्रॉपें हैं, और सरसों हो रही है, बाकी सब्जियां सारी होती हैं। और साथ साथ सब्जियों में बताना चाहूंगा कि टमाटर हमारे वहाँ पे काफी होता है। टमाटर हो गया, गडेरी हो गई, अदरक हो गया, और जो हरी सब्जियां, मटर, इस लगभग बहुत सारी फसलें हमारे यहाँ पे हो रही हैं। तो प्रयास करेंगे कि सभी को साथ लेके हम यहाँ पर जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग करें। और मैंने तो अपने घर पे ही जैविक पाठशाला का भी निर्माण किया है। यहाँ पर काफी सारे सेशन होते हैं, काफी यूनिवर्सिटी के बच्चे, और जो बच्चे छोड़े बीएससी के बाद अपने राबे का जो अपना विभाग का कार्य करते हैं, तो काफी बहुत बहुत यूनिवर्सिटी से, जैसे ग्राफी गिरा है, या पंतन और गरगोटिया यूनिवर्सिटी है, या पंतनगर यूनिवर्सिटी है, यहाँ के बच्चे यहाँ पर जैविक खेती सीखने के लिए आते हैं। तो हमारे द्वारा उनको निःशुल्क पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जो भी कोई जैविक खेती से जुड़ना चाहता है, उसे निःशुल्क हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर वो फील्ड पे आके करे या हमें अपने वहाँ पे बुलाए, तो हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी लोगों को जोड़ें इस मुहिम में। और ये आने वाले वक्त की जरूरत है। अगर हम इस धरा को, इस पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखेंगे, तो ज़्यादा समय हमारे पास अब नहीं बचा है। हमारी जमीन मृत होती जा रही है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो निरंतर घटते जा रहे हैं, और जो हमारा पानी दूषित हो चुका है। तो अगर हम नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग से नहीं जुड़ेंगे, तो इसकी बहुत इतनी बड़ी भयावह प्रतीत होने वाली है। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हमें जुड़ रहे हैं। और एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन हमारा एक यहाँ पे बना हुआ है पंतनगर यूनिवर्सिटी में, तो उनके द्वारा कुणाब जल, ये हर्बल कुणाब जल जो ऋषि पराशर की विधा है, उसमें भी हमारा कार्य चल रहा है। मेरे द्वारा 2 साल से कुणाब जल पे काम चल रहा है, काफी अच्छे रिजल्ट है। कुणाब जल के बारे में बताना चाहूंगा कि एक तो एक कीटनाशक भी है, और एक खाद का काम भी करता है, और 6 महीने तक इसकी एक्सपायरी है। तो हम जगह जगह कैंप लगा के किसानों के घर पे ही कुणाब जल का डेमो भी दे रहे हैं, और काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। इसी वजह अगर हम जीवामृत बना रहे हैं, डिकम्पोजर करते हैं, और वर्मी कंपोस्ट, नाडिव कंपोस्ट, और वर्मी वॉश, केंचुए के शरीर से हम बनाते हैं, उसके शरीर से जो पदार्थ निकलता है। तो काफी सारी चीजें हैं, नीम है, नीमास्त्र है, तो दसपर्णी है। तो हम इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, और हमारे देखा देखी हमारे गांव के चारों तरफ का माहौल भी परिवर्तित हो रहा है, काफी लोग जैविक खेती से जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की मुहिम चल रही है। जी। और आप क्योंकि नैनीताल के पास में है, साथ हल्द्वानी क्षेत्र में आप हैं, यानी पहाड़ और मैदान के जो ट्रांजिशन एरिया में आप हैं। तो अभी 2023 को कहा गया है कि मिलेट्स वर्ष होगा, जो कोदो झुंगुरो वाला जो ईयर है, ये फसलें खूब उगाई जाएंगी। तो आप क्योंकि पहाड़ और मैदान को साझा करते हैं, सेतु बनाते हैं, तो किस तरह से हमारी जो मोटे अनाज हैं उनका उत्पादन हो रहा है आपकी दृष्टि में, इस पे भी आप बात करिएगा। हाँ, काफी अच्छा उत्पादन हो रहा है। अभी हमने लगभग यहाँ पर से मडुआ हमने क्रय किया था, लगभग 20 कुंटल मडुए का आटा हमने अभी लखनऊ महोत्सव में विक्रय किया था। और काफी उच्च गुणवत्ता का मडुआ यहाँ पर होता है। उफागाडा बैंक में बिल्कुल रेड कलर का मडुआ होता है, एक ब्लैक भी होता है गढ़वाल मंडल में।
तो काफ़ी अच्छी बेल्ट है और झोरा हो पा रहा है और दालें हो पा रही हैं। और साथ साथ बताऊं कि हमारे पास लगभग 10 एफपीओ बने हैं, जो उनसे हम अभी हमने लगभग 2 लाख रुपए की राजमा, जो मुनस्यारी में बिल्कुल हिल पे होती है, बिल्कुल हिमालय के नज़दीक के एक गांव है, तो वहां पर से 2 लाख रुपए की हमने अभी राजमा उनसे खरीदी है। काफ़ी उच्च गुणवत्ता की राजमा पाई जाती है वहाँ पे। इसी प्रकार हर्षिल से भी हमारे कांटेक्ट हैं, हर्षिल से, उत्तरकाशी से, तो काफी राजमा भी काम चल रहा है, तूर पे चल रहा है, रैंस पे चल रहा है। तो हम जगह जगह एफपीओ के माध्यम से इसको कलेक्ट कर पा रहे हैं। उन किसानों को हम डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं। जो मंडी रेट है उससे 3 4 5 रुपया हम उसके घर पे ही दे रहे हैं। लेकिन यह है कि किसान ग्रेडिंग करके नहीं देता है, कमियां भी है। तो उसके बाद हमको ग्रेडिंग करवानी पड़ती है। 3 4 महिलाएं यहाँ पर हमने हमारे द्वारा, उनको स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, तो उनको भी हमने अपने साथ रखा है और उनको हम रोजगार दे पा रहे हैं। तो थोड़ा उनकी भी आजीविका चली। लगभग पूरे काम में 10 12 लोग इन्वॉल्व हैं और सभी को कुछ न कुछ पारितोषिक भी मिल पा रहा है। और बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि हम सही दामों पे और सब लोगों को एक अच्छा उत्पाद दे पा रहे हैं। तो जिससे निश्चित ही लगभग 2 साल हो गए इस प्रकार के काम को शुरू करे हुए। तो अब जो हमारे कस्टमर है वो रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं और रिपीट होते हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी के तो लगभग जितने भी साइंटिस्ट हैं, वहाँ के कुलपति जी और डायरेक्टर साहब, सभी लोग हमारे पास वहाँ पर विजिट करते रहते हैं। विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष भी हमारे विजिट करते रहते हैं। तो वो सब हमारे प्रोड्यूसरों को यूज कर रहे हैं, तो काफी संतुष्ट है। और हम कोई भी हमसे कोई उत्पाद, जैविक उत्पाद या प्रमाणित उत्पाद या नेचुरल उत्पाद खरीदता है, तो हम उसको अपना एक तो एड्रेस और उसको हम एक अपने बारे में जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है उसको भी देते हैं। और हम जो उनसे फीडबैक भी लेते रहते हैं कि अगर हमारा उत्पाद सही है तो आप हमें बताइए, अगर हमसे कहीं गलती हो रही है तो उसको जरूर बताइए। कहीं पे हमारे से कोई गलती हो रही है तो सरकार का प्रयास है कि एक सभी लोगों को एक अच्छा उत्पाद, शुद्ध उत्पाद और उचित दामों पे उसको उपलब्ध हो सके, तो जो कि उसका राइट भी होता है। तो इस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं। तो दिनेश जी। जी जी। हाँ, आपने अभी ये भी कहा है कि लगभग 8 बजे आपको जाना भी है, तो उससे पहले जरा कि बच्ची को किसान बंधु। स्कूल, हाँ, जी जी जी। बच्ची को स्कूल किस, छोड़ना पड़ता है, तो हाँ, किसान 10 मिनट किसान बंधु पहले मैं। आपसे, जी, जी अगर जी किसान बंधु जी। आपसे प्रश्न करें उससे पहले मैं आदरणीय श्री पवन सर जी को निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। जी अनिल पांडे जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। और जी जी। आपने अपनी कहानी सुनाई। मुझे लगता है कि आपका जो पहला अभी जो आपका एक्सपोजर रहा होगा, शायद डास परियोजना से रहा होगा, कृषि विभाग के माध्यम से हाँ, नहीं सर, उस 2002 समय में। माइक्रो मोड चलती थी सर, माइक्रो मोड। हाँ हाँ हाँ। डास्प के जी बाद माइक्रो मोड आई थी, उसके बाद फिर आरकेवीवाई वाली योजना से हम जुड़ गए और जी विभिन्न विभागों से जुड़ गए। तो अब सभी लोगों का सहयोग रहता है। ऐसा नहीं है मैं किसी भी विभाग के लोगों को कभी कभी नहीं कहता, क्योंकि हम लोग जब जाते ही नहीं है उनके पास, तो हमें योजना कैसे पता चलेंगी। तो काफी सबका सहयोग रहता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप प्रयास लगातार जो कर रहे हैं, कई लोगों को साथ जोड़ने का जो प्रयास है, बहुत सुंदर है। और इस तरह से ये कार्य आप निरंतर करते रहिए। एक्सपेंशन आपका होते रहेगा। मैंने भी आपके साथ एक, जब ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम, एक बार वीडियो जी कॉल जी। करके आपने दिखाया भी था, हमें भी दिखाया कि आप किस प्रकार से खेती कर रहे हैं। और उस समय आप ये तिलक चंदन के बारे में भी शायद आपने बताया था, जो एक, हाँ सर, ये हाँ। हंसराज काफी एक अच्छा वैरायटी रिजल्ट थी। रहा तिलक उसका। चंदन था या हंसराज था, जो भी वैरायटी। नहीं सर, तिलक चंदन था। अभी भी मैं दोबारा बोया था सर, अभी भी मेरे पास सीड भी पड़ा हुआ है, थोड़ा चावल अभी बचे हैं, उड़वाई और नहीं है। उसके अब उसके किस दाम में बिक रहा है वो, किस रेट सर में मैंने तो बेच रहे हैं? 180 में प्रमाणित उत्पाद है, तो 180 रुपये बेचा था सर, उससे कम नहीं बेचा। हाँ और वो हाँ। भी सिलेक्टेड लोगों को देते हैं, जो अपने मित्र होते हैं या खास लोगों को दे पाते हैं। सभी जी, लोगों को नहीं दे तो पाते। ये जो वैरायटी है, जो इसको लगाया है, ये वैरायटी पहले इस क्षेत्र में बहुतायत में होती थी, लेकिन धीरे धीरे जी जी। ज्यादा उत्पादन के चक्कर में ये वैरायटी कम हो गई। लेकिन जिन्होंने भी इस वैरायटी का चावल खाया है, उसकी खुशबू सूंघी है, तो उनको ये यादें हैं। तो इस वजह से जी इसकी सर, अभी महत्व अभी ज्यादा बढ़ गई। डेढ़ 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 कुंटल सीड की डिमांड आ चुकी है सर। अभी थोड़ा बीज रखा जी, है, क्योंकि और लोगों को भी बुआना है, तो तो इस अभी तरह रखा से है बीज।
बीजों का भी संरक्षण करते हुए जो पुरानी थी हमारी परंपरागत रूप से चली आ रही वैरायटी, इसका भी संरक्षण इन्होंने किया, तो ये बहुत सुंदर है। तो न केवल व्यापार कर रहे हैं बल्कि पुराने बीजों का भी संरक्षण करते हुए, लोगों को जी। प्रशिक्षण करते अब हुए सर मैं बहुत सुंदर। बताना इस क्रम में बताना चाहूंगा कि आज से कोरोना काल 18 में मैंने एक लौकी का एक पौधा मैंने रोपण किया था। तो लोकल वैरायटी थी जो चितकबरी वाली लौकी होती है। तो उसको प्योर मैंने ऑर्गेनिक तरीके से काफी कुछ डिकम्पोजर और वर्मी कंपोस्ट करा, तो लगभग हमने 250 लौकियां उससे पैदा की एक पौधे से। तो काफी चर्चा का विषय रहा था, कुछ मीडिया में भी आया, जी न्यूज में भी 4.5 साढ़े 4 मिनट की न्यूज बनी थी इस लौकी पे। तो काफी उपहार स्वरूप ही बांटी जाता था। तो उसके बाद मैंने लगभग 6-7 लौकियां रख ली थी और उनका बीज बना के, फिर कोरोना काल लग गया था तो सभी लोगों को, मैं घर पे बैठा रहता था, सबको मैंने पॉली में पौधे बनाए, लगभग 500-600 लौकी के पौधे वितरित किए निःशुल्क सभी लोगों को। अब वो वैरायटी अभी पूरे क्षेत्र में चल रही है। तो काफी मिठास होती है और घी की खुशबू भी आती है उसमें। तो इस प्रकार की पुरानी वैरायटी या पुरानी धारी वाली तुरैयां होती हैं, जो उस टाइप के हम बीजों का संरक्षण कर रहे हैं, उनको निःशुल्क आगे को बढ़ा रहे हैं। और उनसे कहते हैं कि भाई एक आध हमें पक जाएगा फल, एक दे दीजिएगा बाद में कि बीज के लिए कमिटमेंट करते हैं उनसे। इस प्रकार की मुहिम चल रही है हल्की। तो इस काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपके लिए आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं हैं पांडे जी। और अपने इस तरह से नाम गौरव आप करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, और जोड़ने का ही नाम योग है। आप इस योगाहार के मंच में भी आए हैं, पुनः आपका जी, बहुत अभिनंदन, बहुत आपकी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। तो इस प्रकार धन्यवाद सर। से जी ये आइएगा सर इधर को, कभी मौका लगेगा आइएगा सर। जरूर जरूर मुझे आना है, उस तरफ मुझे आना है, बहुत दिनों से ड्यू है, तो जरूर आएंगे। तो इस तरह से ये कार्य हमारे जो साथी कर रहे हैं, और आज की योग कक्षा हमारी बहुत सुंदर रही, संगीतमय भी रही। लग रहा था एक परिवार के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम भी एक खिड़की से झांक रहे हैं, हालांकि खिड़की हमारी खुले नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, खिड़की से दिख सब कुछ रहा था। सुन भी रहे थे कि कैसे एक घर में बातचीत हो रही है। बहुत सुंदर माहौल था। इस तरह से माहौल, इस तरह से प्रेम इस योगाहर मंच के सभी सदस्य बनाए रखें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे को जानकारी देते रहें, यही हमारी कामना है। और आजकल हमारे बीच में हमारे संस्थान में करीब 25 विद्यार्थी आए हुए हैं, इंटर्न्स हैं। कुछ तो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए हैं, कुछ देहरादून की जी, 2 विश्वविद्यालयों से आए हैं, और हमारे साथ मिलकर के जो मृदा परीक्षण का हमारा जो कार्य है उसमें सहयोग कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक रहेंगे, उनको असाइनमेंट भी जी, दिए गए हैं, और इस योगाहार मंच में भी उनका उनके द्वारा प्रस्तुतिकरण आने वाले दिनों में किया जाएगा। जिस प्रकार से हमने सक्सेसफुल फार्मर्स की केस स्टडी की थी हमारे टीम ने, अब इसी तरह से हम इसका विस्तारीकरण करते हुए और अन्य साथियों को, अन्य कृषकों को साथ जोड़ते हुए उसका प्रस्तुतिकरण आने वाले दिनों में कराएंगे। तो इस तरह से हम भी थोड़ा सा प्रयासरत, हम लोग भी कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो मृदा परीक्षण का जो कार्य है हमारा, 100% हरिद्वार जनपद को पूर्ण रूप से हर एक खेत की मिट्टी की जांच कर रहे हैं, उसको डिजिटाइज कर दिया गया है। उसके रिजल्ट्स का वितरण हो गया है कुछ गांवों में, और उसकी ट्रायल के रूप में बाकी गांवों में भी उसका वितरण होगा। और कुछ जगह और सभी को जो भी इसको करना चाहे उसको डिजिटल फॉर्म में भी ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। गांव के स्तर पर नक्शे बनाए गए हैं कि मृदा का स्वास्थ्य मेरे गांव का, हर एक खेत की मिट्टी का क्या क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन कैसा है, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कैसा है, नाइट्रोजन कौन सा है। और उसमें ऐसे एक गांव का अगर हम नक्शा देखें, अगर हम ऊपर से देखें, तो उसका न्यूट्रिएंट मैप कैसा होगा, ये भी हमने कार्य किया। इस कार्य को करके हुए हमने प्रधान जी को कॉन्फिडेंस में लिया और उनसे कहा कि आप महत्वपूर्ण कड़ी है गांव वालों के बीच में, गांव एक तरफ गांव की तरफ और एक तरफ आपके विभाग और अन्य संस्थानों के बीच में आप महत्वपूर्ण कड़ी है। आप इसमें अपना क्या योगदान कर सकते हैं इस गांव की अभी जो स्थिति है मृदा की, जहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन लाल दिखाई दे रहा है ज्यादातर खेतों में, और इसकी कलर कोडिंग की गई है। इसकी फोटो मैं भेजने का प्रयास करूंगा इस हमारे ग्रुप्स में, कि मृदा ऑर्गेनिक कार्बन की स्थिति लाल है, और लगभग सभी जगह मैदानी क्षेत्रों में जहां पर भी हमने किया ज्यादातर वो लाल ही है। लाल का मतलब कोड है लाल बत्ती। लाल बत्ती मतलब कि खतरा, खतरा मतलब कि अभी जी, रुक करके आपने सोचना है कि क्या करना है।
तो इस तरह से बड़े सरल तरीके से इसको कलर कोड कर दिया गया है गांव के नक्शे को, अलग अलग न्यूट्रिएंट को। और कुछ चीजों में ज्यादा दिख रहा है, जैसे नाइट्रोजन ज्यादा दिख रही है, वो इसलिए है क्योंकि वहां पर केमिकल डाला गया होगा, तो इसकी वजह से वो ज्यादा उसकी मात्रा दिखाई दे रही है। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो समुचित होना चाहिए। तो इसी तरह से बड़ा सरल तरीके से इसको सरलीकरण करने का एक प्रयास हमारे द्वारा किया गया। और इसको जहाँ पर भी हम प्रधान से मिले उनको समझाया है, उनको जब समझ में आ गया है तो वो मुझे लगता है कि मोटिवेट होंगे इस कार्य को आगे ले जाने के लिए। और अपना जो रोल है, अपनी वो जो भूमिका है, एक कड़ी के रूप में दोनों लोगों को मिलाने के लिए, जागरूकता करने के लिए और आवश्यक कदम उठाने के लिए, उसकी तरफ भी शायद वो अग्रसर होंगे, ऐसा हमारा मानना है। इस तरफ हम लोग प्रयासरत हैं। तो एक गांव को एक व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना है और एक गांव के रूप में हमें क्या करने की जरूरत है, यह कार्य अगर ठीक होता है तो इस तरह से ये मॉडल मुझे लगता है कि प्रत्येक गांव के लिए उपयोगी हो सकता है। कि जहां हम जैविक ग्राम बनाने की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जैविक ग्राम बनाने से पहले उसके लिए जो आंकड़े हैं, विभिन्न तरह के आंकड़े, विभिन्न तरह की जो अभी वर्तमान में स्थितियां हैं, उनकी क्या है परिस्थिति, स्थिति क्या है और उसमें आगे क्या सुधार हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम केवल मृदा के ऊपर बातचीत करें तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें हमें नजर आती हैं कि इसको हम क्या चीज सुधार कर सकते हैं और उस सुधार करने पर कौन से प्रमुख लोग हो सकते हैं जो कि इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। ऐसा भी समझना है ये सारी एक्सरसाइज से। तो इस तरह से प्रयास करते हुए, मॉडल ग्राम बनाते हुए, आदर्श ग्राम बनाते हुए, जैविक ग्राम बनाने की जो हमारा कार्य है, उसमें मृदा का नक्शा बनाना एक कार्य हो सकता है जो कि हमारा बेस लाइन हो गया। कि हमारी आरंभिक स्थिति यह है। अब आके अगले 2 साल में, अगले 3 साल में हमारी ये जो लाल है, जो खेत लाल दिख रहे हैं, क्या वो आगे हरे की तरफ बढ़ेंगे? क्या उनका कलर चेंज होगा? क्या वो पीले की तरफ बढ़ेंगे? पीला मतलब कि सामान्य, हरा मतलब कि अच्छा। तो इस तरह से बढ़ते हुए क्या वो बढ़ पाते हैं? तो हम फिर केवल इमोशनल बातचीत नहीं करेंगे कि हमें जैविक ग्राम बनाना है, बल्कि हम यह बात कर सकते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति अभी लाल में है, गहरा लाल, हरा, हल्का लाल, और उसको अब हमने पीले की तरफ या हरे की तरफ बढ़ना है। तो उसके लिए लोग प्रयासरत करें, उस तरफ अपनी दृष्टि और अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आगे उनको एक प्रोग्रेस दिखाई दे सकती है और इस तरह से हम अपने कार्य को और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ अनुभव हमें मिले और इसको हमने जो सरलीकरण किया है, उसमें भी 3 न्यूट्रिएंट का एक कॉम्बिनेशन बनाया है कि अगर सब कुछ ज्यादा है तब क्या करना है, अगर सब कुछ मध्यम है तब क्या करना है, सब कुछ कम है तो क्या करना है, और उसके बीच के जितने भी कॉम्बिनेशन है, एक चीज ज्यादा हो गई, दो चीज कम हो गई, दो चीज मध्यम है, एक चीज कम है, इस तरह से हमने एक बना करके वो भी प्रधान जी को दे दिया है कि आप इसको उपयोग करें। यहाँ पर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम बताएं। केवल ये 27 कॉम्बिनेशन पर अगर आप ध्यान देते हैं और उसके आधार पर जो फसल में पड़ने वाले पोषक तत्व हैं उनका संतुलन करते हैं, तो इससे आपको फायदा होगा, इससे आपके गांव वासियों को भी फायदा होगा और चीजें सरल हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी और आपको निर्णय लेने पर, किसी को भी निर्णय लेने पर आसानी हो। तो ये कुछ प्रयास चल रहे हैं और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर आज का सत्र रहा। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जी। धन्यवाद सर। जी, अच्छी बात की है आपने कि जो धन्यवाद सर। ये जो मिट्टी की जांच, हाँ मैं थोड़ा उसमें मेरा रह गया था, क्योंकि सबसे और जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है रहेगी वो मिट्टी, स्वच्छता, स्वास्थ्य रहेगा, सॉइल हेल्थ। तो जैसे कि सर ने बताया कि रेड हो रहा है, तो वैसे हमारे वहाँ की मिट्टी तो अभी ठीक है। जो भी विभाग के आंकड़े आ रहे हैं अभी ज्यादा रेड नहीं हुआ है, हल्का हल्का रेड है कहीं कहीं पे, और वैसे पीले पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो निश्चित ही इस पे काम करने की आवश्यकता है और काम हो भी रहा है। तो बाकी शेमौर जी बताइए। जी 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 पांडे जी, मैं आपके साथ अलग से बातचीत कर लूंगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस मिट्टी को हम कैसे क्या करना चाहिए और हमें किस तरह से इसको कर सकते हैं, इसको हम आपको भी बता सकते हैं।
तो आप जी इस तरह से चलिए। भी आप डिसमिनेट कर सकते हैं इस तरह की चीजें, कि कृषि विभाग के साथ मिलकर के भी आप इसके ऊपर चर्चा करते हुए हाँ नहीं और सर, एक इस वो उनका विभाग द्वारा भी एक उनको दिया जाना है एक यूनिट ना, मैंने अप्लाई किया हुआ है। हाँ लगभग 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो लैब बनाने का, अब हम विकासखंड स्तर पे एक लैब बनाने का काम भी चल रहा है, बीच में प्रोजेक्ट आया था है। तो मैंने उसमें पेपर सबमिट किए हैं, शायद कब तक मिल जाए मुझे। तो हम घर पे ही मिट्टी की जांच करके, जो भी शुल्क रखा जाएगा 20-30 रुपया उसमें शुल्क रखेंगे, तो उससे हम एफपीओ के माध्यम से ही किसानों की मिट्टी की जांच करेंगे और उनको बिल्कुल एक्चुअल रिजल्ट बताएंगे, उनके सामने ही मिट्टी की जांच होगी। ऐसा प्रयास चल रहा है। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी अभी कृषि विभाग के हमारे अधिकारी हमारे उत्तरकाशी जिले के आए थे, उन्होंने प्रशिक्षण लिया हमसे, हमारी लैब में, हमारी सॉइल टेस्टिंग लैब भी है, और हम ये जी धरती जी। का डॉक्टर किट है हमारा, उसके माध्यम से इसको कर रहे हैं, ना सर, वो तो लेकिन लैब धरती के का किट माध्यम वाला से तो इसको मिला है सर वैलिडेट भी मुझे। करें। जी हाँ, धरती का कार्ड मिला है सर, मैंने करे हैं गांव में जा जाके, जहाँ जहाँ कैंपेस वो चलाए थे ना स्किल इंडिया के प्रोग्राम, तो हाँ वहां हाँ हाँ पर हमने मिट्टी की जांच की। अभी भी है, अब थोड़ा केमिकल पुराना हो गया उसका जो मिलाए हाँ, जाते हैं। केमिकल वो हो गया, हमको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ लेकिन वो किट मैंने संभाल के रखी है। लगभग मैंने लगभग 100-150 लोगों का तो किया था उस किट जी, के माध्यम से, उनसे जो बताए थे, और जहाँ भी हम ट्रेनिंग अब जाते इसमें थे थोड़ा तो। सा और सुधार कर दिया गया है पांडे जी, और सुधार इसमें हो गया है, और इसके अब रिजल्ट और अच्छे तरीके से अब आने लग गए हैं, इसलिए हम हरिद्वार जनपद में उसी को यूज करते हुए 100% उसी से कर रहे हैं। लेकिन उसको अपनी लैब से भी हम टेस्ट कर रहे हैं, हर एक गांव के कुछ एक मै, सैंपल, मैच कराएंगे। जो कि जी जी। ठीक है। हाँ, बताइएगा सर, ऐसा कुछ होगा तो कभी हमारे लिए तो कुछ चाहिए हाँ हो ना। हाँ जी बिल्कुल, जी। ठीक है। चलिए दिनेश जी, मुन्नीलाल जी, आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें और किसी के कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स अगर हो तो वो आमंत्रित है, अनम्यूट करके कृपया अपनी बात करें। सर इसमें एक व्यक्ति के, एक किसान के परीक्षण पे कितना खर्चा आएगा? अपन जैसे एक गांव में अगर कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, झांसी जनपद का पड़ता है गांव, तो वहाँ कहाँ संपर्क करे वो, या एक व्यक्ति की मट्टी मृदा परीक्षण का कितना खर्चा आएगा सर? जी, इसमें ना दो तीन चीजें हैं। हमने जो डिजिटाइजेशन किया है, इसमें पूरे गांव का नक्शा ले लिया गया है और उसको जीपीएस में डालते हुए उसको एक ऐप में हमने डाल रखा है, और इस तरह से ये करते हुए फिर हम धरती के डॉक्टर किट के माध्यम से लगभग 2.5-3 ऐसे कुछ हजार रुपए की उसकी 3,000 रुपए के आसपास उसका है, जिसमें कि लगभग 50 सैंपल हो जाते हैं पहले चरण पर, और उसके बाद उसका रिफिल जो है करीब 2,000 रुपए का उसमें आता है, जिसमें कि करीब 100 के आसपास हो जी जाते हैं। तो रिफिल धन्यवाद सर, के ये लेवल पर लगभग सुंदर 20 रुपए का एक वार्ता रही। खर्च और हो जाता है। हेलो, हाँ दिनेश, एक मिनट जरा मैं रिस्पॉन्ड कर जो दूं आज आपकी बात पे। योगाहार हेलो, की सुबह दिनेश जी अभी 2 मिनट रुके, जो दिनेश जी 2 मिनट रुकिए, अभी थोड़ा गीत की कुछ पंक्तियां थी कि 2 मिनट रुकिए अभी थोड़ा। दिनेश जी, प्रदीप जी से संवाद हो रहा अभी, आदरणीय पवन सर का, सफर अभी थोड़ा रुक। करने वाली, और वो जो दिया बाती की बात आवाज नहीं आ रही है है। आपकी दिनेश, जरा सी 1 मिनट आप रुक जाएंगे। हाँ, सो मैं कह रहा था ये करीब रिफल में करीब ये 2,000 रुपये में लगभग 100 टेस्ट होके औसतन करीब 20 रुपए का एक खर्चा इसमें आ जाता है। और हमारा ये मानना है कि इसको ग्राम स्तर पर हर एक खेत का इसको अगर करते हैं, उसका एक नक्शा बनता है, तो ये काम एक गांव के स्तर पर एक समझ बनती है कि हमारे गांव की क्या स्थिति है, और उस गांव की स्थिति में अगर हमने सुधार करना है तो हम सामूहिक रूप से इसको सोचने का प्रयास करें, ये कार्य कैसे सुलभ हो सकता है, आसान हो सकता है। इस तरह हम निश्चित रूप से बढ़ जाते हैं, और फिर व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति का अगर उसको नक्शे के आधार पर हम इसको देखते हैं, उसके लिए वो जरा कुछ और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। उसका गांव का नक्शा होगा, उसको गूगल के ऊपर ओवरले करेंगे, उसमें थोड़ा सा और आईटी की जरूरत पड़ती है।
लेकिन फिर भी हमें एक पता लगता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी वर्तमान स्थिति किस तरफ बढ़ रही है। और यह भी हमने जो भारत सरकार का जो नियम था कि वो ग्रिड के आधार पर टेस्टिंग करते थे, तो इसके बारे में भी उनके साथ बातचीत हुई हमारी। और हमने इस चीज को कहा कि नहीं, हर एक खेत की मिट्टी अलग होगी, क्योंकि हर एक खेत में आप फर्टिलाइजर या जो भी वो तत्व है वो अलग अलग मात्रा में डाले जाते हैं। और साथ ही उसमें से जो निकलता है, मतलब जो प्रोड्यूस निकलता है, वो भी क्रॉप के ऊपर आधारित है कि वो कितना न्यूट्रिएंट लेगा वहां से। तो इसके आधार पर जब होगा तो हर एक खेत की मिट्टी अलग होगी और उसका रिजल्ट अलग होगा। ग्रेड के आधार पर आपका अप्रोक्सीमेट हो सकता है, लेकिन इसके आधार पर उसके एक्यूरेसी की तरफ बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। तो इसका इसका वैलिडेशन हुआ, भारत सरकार के अधिकारी, शीर्षतम अधिकारी आए और उन्होंने इस बारे में बातचीत की और हमारे कार्य को भी देखा और उन्होंने अपने स्तर से भी उसको वैलिडेट किया। और उनके जो जूनियर थे, उनके जो फील्ड में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की हमारे सामने कि सुझाव उन्होंने भारत सरकार को दिए थे, लेकिन उसमें अभी तक के कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस तरह से ये लगा कि जो हर एक खेत का जो स्थिति है उसके आधार पर जो हम अलग अलग न्यूट्रिएंट डालते हैं या उसमें से खेत से अलग क्रॉप लेते हैं, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। तो इसलिए शुरुआती दौर में यह अच्छा रहेगा कि हम सभी खेतों का लें, जिससे कि एक बेसलाइन हमारी बन जाए, एक बेस का एक आंकड़े हमारे पास तैयार हो जाए और उसके आधार पर हम अपने खेत को और या अपने गांव के जितने भी खेत ऐसे हैं उनको सुधार करने पर हम अपना कार्य करें। तो अपनी योजना बनाएं, अपने इस तरफ से प्रयास करें, जैसे व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। सर जैसे छोटे छोटे गांव खेत रहते हैं, तो उसमें सर सभी खेतों की लेना पड़ेगी कि एक एक करके ले? एक किसान के नहीं, जैसे देखिए, 5 खेत है। हमने तो यहाँ पर किया है, हर एक खसरे का अलग अलग लिया है और उसमें उसके संबंधित उसके आंकड़े भी लिए हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो वो वहाँ के जो स्थिति है, वहां पर जो खेत की स्थिति है, उसके आधार पर आप ले सकते हैं कि एक ही तरह की फसल अगर लगाई जा रही है, एक ही तरह का वहां पर न्यूट्रिएंट उसमें डाले जा रहे हैं, क्योंकि खेत का आकार भी अलग अलग है। तो खेत का आकार अलग अलग है तो उसमें भी हो सकता है कहीं पर कोई ज्यादा डालना हो, कहीं पर कोई कम डालना हो, कहीं पर उत्पादन आपका ज्यादा हो रहा हो, कहीं पर कम हो रहा हो। अलग अलग उसके लिए पीछे कारण हो सकते हैं। तो उसकी ये भिन्नताएं को समझने के लिए हम उसका, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मिट्टी की जांच तो हो जाएगी, इसमें तो आसान है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसका विश्लेषण हम कैसे करें, उसको हम आंकड़े को किस प्रकार से देख रहे हैं और उस आंकड़े के आधार पर हम किस निष्कर्ष की तरफ पहुंच रहे हैं और उस निष्कर्ष के बाद हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो ये सब चीजों भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मिट्टी की जांच केवल एक माध्यम है हमारी अपने बारे में जानने के लिए, जैसे हम खुद की जांच करते हैं या और भी चीजों की जांच होती है हमारी। तो हमें एक आंकड़ा पता लगता है, हमें एक पता लगता है कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और आदर्श स्थिति क्या होती। तो हमें धीरे धीरे आदर्श स्थिति की तरफ बढ़ना है, यही हमारा काम है। तो मिट्टी की जांच केवल एक माध्यम है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। और भी किसी के कोई प्रश्न अगर कोई हो? जी सर, नमस्कार सर। जी जी, ओंकार जी। जी सर, वो अनिल पांडे सर से जानना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एफपीओ का प्रोग्राम है हर ब्लॉक में खोलने का, सर इस थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और रजिस्ट्रेशन में क्या खर्च वगैरह आता है, थोड़ा जानना चाह रहे हैं। सर, जैसे मैं बताना चाहूँगा, मैदानी क्षेत्र में 300 मिनिमम 300 किसान होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र में 100 किसान मिनिमम, और अधिकतम 750 किसानों का लक्ष्य है। इसके लिए आपको या तो नाबार्ड से संपर्क करना पड़ेगा या आपको एनसीडीसी से संपर्क करना पड़ेगा, वो लोग हेल्प करेंगे और फंडिंग भी उन्हीं के द्वारा दी जाएगी। इसका सीधा सीधा फंडा ऐसा है कि जैसे कि किसान को अपना शेयर जमा करना पड़ेगा, 1000 और 2000 रुपये का शेयर है। अगर जैसे हम लोगों ने 305 मेंबर्स जोड़े थे, तो हमारे पास 3,05,000 रुपये की राशि हुई और वो हमने बैंक में जमा करके प्रत्येक किसान की 1000 रुपये की राशि हमने शेयर में नहीं रखी थी।
तो उसका जितना शेयर हमारा होगा उतना ही भारत सरकार हमको नाबार्ड या एनसीडीसी, जैसे हमारा तो एनसीडीसी के द्वारा हुआ है, तो उतनी राशि हमारे एफपीओ को दे दी जाएगी निःशुल्क, वो लौटाना नहीं है। तो जैसे हम 3 लाख रुपया हमारे पास है, 3 लाख उन्होंने देते हैं, 6 लाख रुपए से हम कोई भी अपनी खाद बीज की दुकान खोल सकते हैं, अपना बल्क में अपनी दवाइयाँ खरीद सकते हैं, और अपना प्रोड्यूस इकट्ठे मिलके बड़े बायर को महानगरों में बेच सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य कि एक तो किसानों की जो लागत है उसको घटाना और उनके प्रॉफिट को बढ़ाना। तो और अपना सब कुछ एक ऑफिस होएगा और वहाँ पे आप दवाएं खाद बीज रख सकते हैं, और अपने जो भी उत्पाद क्लस्टर बना के कोई अगर उत्पादन करते हैं, जैसे कि सरसों की बेल्ट में आप सरसों कलेक्ट कर देते हैं, बायर को इकट्ठे सरसों दे सकते हैं, सोयाबीन का है, बासमती का है। इस प्रकार आप बल्क में सारे किसान मिलके कोई भी बिजनेस का काम करते हैं, उसका इकट्ठे मार्केटिंग करेंगे तो निश्चित ही आपको एक अच्छा मूल्य आपको मिल पाएगा। और 3 साल तक ये लगातार वो मदद करेंगे। अभी तक 3 साल के लिए है। तो आप नाबार्ड में अपना संपर्क करिए, वहाँ पे अधिकारियों से बात कीजिए कि हमको ऐसा वो संगठन बनाना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी भरपूर मदद करेंगे। जी, इसका 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 रजिस्ट्रेशन का कुछ चार्ज वगैरह क्या है? नहीं सर, निःशुल्क है और सब लोग फ्री करते हैं। हमको कुछ नहीं करना, हमको केवल अपना शेयर जमा करना है। अब एक या 2 लोगों को तो मुहिम चलानी पड़ेगी, 1-2 लोग तो एक्टिव होने पड़ेंगे। तो हाँ, 10 लोगों की 11 लोगों की बोर्ड बनेगी, 9 लोग या 11 लोग पहले बोर्ड बनानी पड़ेगी आपको। तो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव का एक सिलेक्शन करना होगा, और उसके बाद बोर्ड मीटिंग भी हुई। जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस प्रकार से काम करती है उसी प्रकार से इनका भी वही है। ये तो सर इसमें सर शुरुआत में तो मान लीजिए सर, वो तो एकाएक तो 300 नहीं जुटेंगे सर, इसमें शुरुआत में तो 5-10 किसान से शुरू करना होगा। हाँ, पहले 11 किसान जोड़ेंगे, 11,000 रुपया। अगर 1,000 का शेयर रखते हैं तो 11,000 रुपया बैंक अपना खाता खोलेंगे। कोई भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे कि हमारा एफपीओ का नाम है हिमालय कृषक उत्पादक संगठन। जी जी, हमारा हिमालय करके हमने नाम लिखा है। ऐसे आप कोई भी नाम रख सकते हैं आगे से, और उस नाम से आप बैंक कोऑपरेटिव बैंक में खाता खोलेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे शेयर मनी आती जाएगी, उनका आधार कार्ड खतौनी आप कलेक्ट करते रहेंगे, रजिस्टर में मेंटेन करते रहेंगे। और जैसे ही आपका 300 से ऊपर किसान हो जाएंगे, 301, 302, तो आप वो राशि वहाँ पर 3 लाख की राशि करके उसकी फोटो कॉपी वो सब नाबार्ड को जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे और वहाँ से अधिकारी चेकिंग के लिए आएंगे। क्योंकि अधिकतर ऐसा हो रहा है कि लोग चीटिंग करते हैं, 2-4 लोग मिलकर 3 लाख इकट्ठा कर लेते हैं और अपना 3 लाख काट ले लेते हैं। उसके पारदर्शिता के लिए कि किसान है नहीं है, कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही, तो समय समय पे वो चेक करने आते हैं। जैसे कि हमने तो बड़ी तेजी से, हमने लगभग 3 महीने में 300 किसान कर लिए थे। हमारा लक्ष्य है कि 500 किसान तक जाए। अभी मार्केटिंग की बात भी चल रही है, अभी एफिडेंस की बात चली है, बासमती पे कुछ काम चल रहा है और पद्मनगर वालों के उससे भी चल रहा है। हमारा इसमें मेन है कि एक तो हम शहद पे काम करना चाह रहे हैं, पे काम करना चाह रहे हैं, और उसके बहुत से वीडियोज आते हैं। सर ये अमाउंट जो जमा सर जी जी सर, जो अमाउंट जो जमा होगा, जो किसान से कलेक्ट करेंगे, तो सर अकाउंट में जाएगा ना? हमारे अकाउंट में जमा करना है उस खाते पे। हाँ, तो अकाउंट सर किनके नाम से खुलेगा सर? किनके नाम से खुलेगा अकाउंट? नहीं, एक कोई नाम रखना पड़ेगा। जैसे आप, हमारा है हिमालय कृषक उत्पादक संगठन। जी जी, वो नाम रख लिया सर, नाम रख लिया सर। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद फिर तो अमाउंट जो जमा होगा किसान से जमा करेंगे, वो तो अकाउंट में जाएगा ना? हाँ, सारा किसान से उसी एक अकाउंट में जाएगा। जैसे हमारा हिमालय जी हाँ जी शेयर है, शेयर जी शेयर मनी 1,000 निकालने का अधिकार। जी सर, शेयर निकालने का मनी उसमें ऐसा होगा, तीनों लोगों की जब साइन होंगे, जब कभी उसमें से पैसा निकालना होगा तो 3 लोगों के सिग्नेचर के द्वारा ही पैसा निकलेगा। अच्छा, तो 3 आदमी के नाम से जी अकाउंट जो खुलेगा सर, 3 आदमी के नाम से खुलेगा जी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। हाँ, तीनों की आईडी लगेगी वहाँ जी। तीनों की आईडी और ड्राइंग पावर उन्हीं लोगों को होगी। जब तीनों की सहमति से भी कभी कोई काम होगा, जैसे हम लोग तो जो भी खर्चा कर रहे हैं, हम एफपीओ टू एफपीओ कर रहे हैं, आरटीजीएस से कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं निकाल रहे हैं। कोई पैसा निकाल रहे हैं तो एक एफपीओ से लेकर दूसरे एफपीओ को दे रहे हैं। ये नहीं कि कोई व्यक्ति पैसा ले रहा है और अपना खर्चा कर रहा है और अपना यूज कर रहा है, ऐसा हमारे वहाँ नहीं है। ऐसे हमें दिशा निर्देश मिले थे कि आप उस पैसे का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एक संगठन से दूसरे संगठन को देंगे। जैसे कि हमारा अभी मुंशिया जी है, अब हम जो उनके पास जो प्रोड्यूस नहीं होगा, आटा चावल गेहूँ, तो हम गुड़ उनको देंगे और उनके प्रोड्यूस हम लेंगे। इनसे काम चल रहा है। अच्छा, एक दूसरा एफपीओ को हम लोग
मार्केटिंग में सर हाँ, एक उसमें दूसरे की ज्यादा कम बेच ट्रांसपेरेंसी भी, दूसरे की। जी हाँ उससे एक तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना, एक पारदर्शिता बनी रहेगी कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब क्योंकि व्यक्तिगत जी पैसा ले लेगा तो आदमी कहीं उसमें फिर वो लोगों को विरोध लगता है, आदमी अकेले ले लिए पैसे, ये कमीशन ये आपने निजी खर्चों में यूज कर रहा है। तो अब हमने जी तो जी ऐसे ही जी। अपना क्राइटेरिया डिसाइड किया है जैसे जिससे कि गांव में हमारे सर, मतलब जो भी गांव में सर छोटा छोटा किसान होते हैं, तो सर इसमें तो हम सर मशीनरी वगैरह भी खरीद सकते हैं और इसका भी कोऑपरेशन हो सकता है सर कि हाँ एक ऐसा दूसरे को ऐसा है, कोऑपरेट देखो इसमें करें। फार्म मशीनरी बैंक ले सकते हैं आप, इसमें ट्रैक्टर्स ले सकते हैं आप, इसमें जो भी चक्कियां लगा सकते हैं, कोई भी आप काम करना चाहेंगे तो इसमें आपको पहला अधिकार एफपीओ के किसानों को होगा। अगर एक अदर किसान किसी विभाग में जाता है किसी योजना के लिए तो उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। अगर वो एफपीओ के सदस्य, अब एफपीओ के जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जो भी उनके माध्यम से जाता है, तो विभाग का पहला कर्तव्य होगा कि उस किसान के की बात को सुनी जाए और उसको जो भी तुरंत राहत दी जाती है, जो भी उसके अधिकार है, उसको पहला अधिकार एफपीओ के सदस्यों को होगा और सेकंड फिर और अन्य किसानों को होगा। तो इसलिए एकता में शक्ति होती है करके जो पुराना मुहावरा है, तो इसी तर्ज पे ये है। अभी 10,000 बनने हैं। आपका कौन सा विकास खंड पड़ता है? जी सर, मैं झारखंड से हूँ सर, जिला? पलामू पलामू डिस्ट्रिक्ट है मेरा, आप मंडवा ब्लॉक है जी। झारखंड से हूँ सर। झारखंड से बोल रहे हैं? जी सर हाँ, जी। आपका जिला कौन सा पड़ा? जी पलामू, पलामू सर। पलामू भी बहुत चर्चित जिला रहा है पलामू। सर, हाँ, अपने नक्सल विकास खंड में नक्सल आप देखिए। नाबार्ड, जी 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 हाँ, नाबार्ड का अच्छा ऑफिस है नक्सली सर एरिया मेरे। है। हाँ जी, नाबार्ड का ऑफिस है सर। हाँ, आप नाबार्ड के ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ वो पूरी हेल्प, उनका वहाँ कर्मचारी हैं कि जो इसी काम को देखते हैं। हमारे वहाँ जी तो जी जी काफी एनसीडीसी ने काफी मदद की। हम लोगों ने मई में मई अप्रैल में हमने कार्य प्रारंभ किया था। अप्रैल मई जून की हर हर हफ्ते 10 दिन में बैठक करते थे। तो लगभग लगभग हमने अभी अक्टूबर अक्टूबर में हमने 3,05,000 रुपये इकट्ठा कर लिया था 4 महीने में। जी जी सर, सर हम सीएससी लेकिन से जुड़े किसान, हुए हैं जी, सीएससी सेंटर से हम जुड़े हुए हैं सर, हाँ कॉमन अभी सर्विस लेकिन सेंटर किसान, जो। इसमें ऐसा है जी ना, किसान शुरू में पैसा देने में हिचकिचाता है। वो सोचता है मेरा पैसा मर जाएगा, जी ये जी होगा, ये लोग खा जाएंगे। तो इस प्रकार की काफी दिक्कत आई पहले। लेकिन धीरे धीरे आप समझे, मैंने तो काफी एक्सपोजर विजिट भी करा दिए हैं। लगभग हम लोग 4-5 तो हमने विजिट करा दी किसानों के, उनको कहीं अभी जोड़ने हिमाचल जोड़ने लेके का तो गए थे, सर, अभी जोड़ने का खरगाल सर ये बहुत अच्छा प्रोसेस है सर कि जैसे कि मान लीजिए मशीन, जैसे हम ट्रैक्टर सर रखे हुए हैं। अभी एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए थे सर 2 दिन पहले। उनका था कि सर वो मान लीजिए मशीनरी रखे हुए हैं तो कम रेट में गांव में उसका उससे काम करवाते हैं कि जो सदस्य हैं उनको हाँ देते हैं। तो वो भी एक अच्छा माध्यम अभी है अगला लक्ष्य जोड़ने का। इसमें, अच्छा लक्ष्य है कि ड्रोन भी वितरित किया जाना है। ड्रोन जो भी जी आपकी स्प्रे होगी ड्रोन के माध्यम से होगी। जी जो जी जी किसान जी इससे जुड़ा होगा उसका क्या आधे रेट में हो जाएगा, 5 मिनट में 1 एकड़ की स्प्रे हो जाती है। जी जी, तो वो फिर तो उस अगला जोड़ने का तो लक्ष्य है कि आसान हम भी तरीका है। चाहेंगे कि एक ड्रोन, हाँ जी उस जी स्प्रे जैसे मौसम मौसम खराब होता है, या आजकल तो मोबाइल पे आ जाते हैं मौसम खराब, तो अगर उस हिसाब से अगर किसी को करना है तो अगर जिसके पास 3 बीघा जमीन है तो 2.5 मिनट में करके चला जाएगा स्प्रे। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद इससे सर। समय, हाँ जी इसके साथ धन्यवाद। आप कीजिए। जी। इसमें अभी और अनिल पांडे जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। लेकिन ओंकार नाथ जी, आप अपने जो जिले स्तर पर कई सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, 3 एजेंसीज हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो एफपीओ बनाने का काम कर रही हैं। आपके वहां पर, आपके जिले पर जो भी लीड एजेंसी है, नाबार्ड तो उसमें है ही, लेकिन कई बार नाबार्ड के साथ कोई दूसरी एजेंसी भी इसमें काम कर रही होती है, तो उसके बारे में पहले आप जानकारी ले लीजिएगा तो जी आपको जी सहूलियत होगी। और एफपीओ बनाने के जो अन्य एजेंसीज के अनुभव हैं, हमारी भी एक टीम झांसी क्षेत्र में काम कर रही है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप उनसे भी मार्गदर्शन ले लीजिएगा कि उनको इस कार्य करने पर किस तरह की परेशानी आई है, किस तरह के अनुभव रहे हैं, तो जी आपको जी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये काम जटिल भी है और इसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लेने की जरूरत है होती है, क्योंकि इतना जी कॉम्प्लेक्स पड़ती है। काम है। सरकार के जो नियम बने हुए हैं, जो कागजी कार्रवाई करनी है वो भी नियमित रूप से करनी है, तो इसमें जी एक जी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। उसको एक फीस भी उसकी देनी है और ये सब कुछ जी जी खर्चे जी भी हैं जरूर। जिसके बारे में आपको पहले से जरूर अवगत हो जाना चाहिए। तो जी ये जी सब जी चीजें सर आप जी मालूम कर लीजिएगा, सभी पता जी लग जाएगा कि एक पूरे उसमें कितना समय लगेगा। और साथ ही मुख्य बात जो है कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, वह क्या काम कर रहे हैं, वह कितना कुछ कर सकते हैं पारदर्शिता के साथ। अगर जी जी पारदर्शिता नहीं रहेगी तो देर न सबेर कभी ना कभी कुछ ना कुछ परेशानी आते रहेगी। तो ये सारी चीजों को आप पहले से ही स्पष्ट रूप से समझते हुए सारे जोखिम
इस कार्य में जो जोखिम होने वाले हैं इनको भी समझते हुए आप आगे कार्य करेंगे तो आपको यकीनी रहेगा। जी सर, जी सर, धन्यवाद। जी सर, बहुत सही बात की सर आपने। जी धन्यवाद सर। और किसी कोई मित्र का कोई सवाल जवाब कुछ सुझाव? मेरे ख्याल से आज कुछ सब लोग जरा रिलैक्स्ड हैं और किसी के कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछें, नहीं तो फिर या फिर बुलाना पड़ेगा। राजश्री कुशवाहा जी ने हाथ उठा रखा है, तो आप भी बताइए। राजश्री जी। राजश्री जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, तो जरा सी ये मुन्नीलाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं या? सर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बहुत बहुत अच्छा सर। अनिल पांडे जी का नंबर डलवा दिया जाए सर, बाकी अपन संपर्क में रहते ही हैं सर, जो भी हाँ होगा। हाँ बिल्कुल, वो डाल देंगे। लेना पड़ेगा। जहां जरूरत पड़ेगी सर संपर्क में रहेंगे। इनका बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी का संपर्क कर नंबर मिल लीजिएगा। जाए, और बाकी तो सब जुड़े ही हैं, इधर संपर्क में रहते ही हैं। शुरुआत कर रहे हैं सर, जो दिक्कत होगी तो बता देंगे सर आपको या सब लोगों को। धन्यवाद धन्यवाद। नंबर मेरा ले लीजिएगा सर। जी बोल दें सर या डाल दें ग्रुप में? पांडे जी बोल दें नंबर आप अपना। सर मैसेज में डाल दें, सर मैसेज में डाल आगे देंगे तो आगे अच्छा आगे। रहेगा। नमस्कार सर, मैं बने सिंह आर्य, मध्य प्रदेश, जिला आगर मालवा से। मेरा विषय था पवन कुमार सर से कि अपने पास जो धरती का जो डॉक्टर है उससे 5 प्रकार की मिट्टी परीक्षण किया जाता है। इससे अधिक प्रकार के पोषक तत्व की अगर परीक्षण करें तो इसके लिए क्या करें अपन? जी अभी ये केवल 5 के लिए ही है। ये 5 इसलिए है क्योंकि ये आसानी से हो सकते हैं, और बाकी के लिए हम भी एक किट विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी उसमें कार्य चल रहा है, मशीन के द्वारा वो कार्य होगा, ऑटोमेटिक करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा नहीं तो जो अन्य जो विभाग के द्वारा भी इस तरह से पोषक तत्वों का किया जा रहा है। तो अगर अभी वर्तमान में अगर उनसे आप बहुत समन्वय करते हैं तो वहां पर भी वो अपने सॉइल हेल्थ कार्ड में वहां पर भी इसको कराते हैं, उसका एक नियम है। तो विभाग से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी किट हैं जो ज्यादा महंगे हैं, वो भी इस तरह से पोषक तत्वों की वो करते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि हम चीजों को सरल करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें। तो इसलिए केवल ये 5 तत्वों का ही अगर हम बैलेंस बना लें और उसके इस्तेमाल कर लें, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अगर हम पालन करते हैं, तो कुछ समय बाद ये संतुलन कायम हो जाता है। और उसके आधार पर हम बाकी सब चीजों को भी जो अवेलेबिलिटी, देखिए न्यूट्रिएंट तो सॉइल में है ही, लेकिन उसका सवाल ये होता है कि जो बैलेंस होगा, मतलब एक बीच में जो वो होगा, इसमें सभी तत्व का आपस में एक सामान्य स्थिति में पहुंचेंगे तो बाकी तत्व भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, ऐसा हमारा भी मानना है। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करने की जरूरत नहीं होती चाहिए। केवल विशेष परिस्थितियों में ही बाकी तत्वों का भी आप नियमित रूप से करें। लेकिन अपनी उसके लिए एक बार जरूर करा लें जिसमें सारे तत्व आए, और धीरे धीरे आप इन सारे तत्वों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक खेती से काम करेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी बनने सके। जी जी धन्यवाद सर।
धन्यवाद सर। मेरा चूंकि आज नेटवर्क में क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। सर पवन सर से मेरा भी एक प्रश्न है सर। जी नमस्कार। जी ओमकार सर। है ओमकार नाथ जी रखिए, आप अपनी बात रखिए। जी जी पवन सर से मेरा प्रश्न है सर। मिट्टी सर जांच का सर मेरे यहाँ सर कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या हम कैसे सर मिट्टी जांच करा सकते हैं, थोड़ा सा मेरे इसके बारे में बताइए। और सर जो डाटा सर लेने की बात जो हो रहा है अथी के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, तो उसके क्या मेरे यहाँ क्या संभव है झारखंड में, जी जानना चाह रहे हैं सर। जी तो ये जो हमारा किट है ना, उसके माध्यम से आपको, जैसा मैंने बताया, आसानी से आप जांच कर सकते हैं, अपनी भी और आसपास के अपने जो भी लोग हैं उनकी भी जांच कर सकते हैं। जहाँ तक के गांव का मैप बनाने का वो है, तो अगर मैप गांव का नक्शा है जो खसरा खसरा जिसमें दिखते हैं, चाहे वो पुराना ही हो, तो अगर वो मिल जाता है तो उसके आधार पर हम प्रयास कर सकते हैं कि उसके आधार पर हम गांव का नक्शा बनाते हुए उसके आधार पर हम व्यवस्था के अंतर्गत, जो व्यवस्था हमारी है उसमें आपको हर एक जगह से जहाँ से मिट्टी उठी है उसके बारे में भी लोकेशन, उसकी डेट, किसने उठाई है, ये सब चीजें को हम यहाँ पर जो अभी पायलट कर रहे हैं हरिद्वार में, और जगह पर भी हम करने का प्रयास करेंगे। तो हमें एक तो गांव का नक्शा चाहिए होगा जो कि पुराना नक्शा होता है, जिसमें अलग अलग खसरे विभाजित होते हैं। तो उसके आधार पर हम इसको प्रयास कर सकते हैं। और जहाँ तक के जांच है, वो जांच को भी हम बिल्कुल सटीक तरीके से उसको वहां पर फिर उसके जो रिजल्ट हैं उस खसरे के आधार पर, और किस जगह से मिट्टी उठाई गई है, इसकी भी जो वो चीजें हैं, वो सब डिजिटाइज जो हमने यहाँ पर किया है, और जगह पर भी हम प्रयास कर सकते हैं। सर मिट्टी जांच के लिए सर किट का जो बात है सर, किट कैसे उपलब्ध होगा, मिट्टी जांच कहाँ पर होगा, वो हमें खुद करना होगा कि सर आप करा कर देंगे, कैसे क्या इसका सर कैसे प्रक्रिया। हाँ हाँ, तो इसमें जो है आप मिट्टी की जांच स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेनिंग दे देंगे, 1-2 घंटे की ट्रेनिंग है, और इसको करते हुए बड़े सरल तरीके से इस काम को आप आगे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर भुवनेश्वर राय जी भी हैं, और जी जी भुवनेश्वर राय जी ने झारखंड में भी अच्छा काम किया है। तो इसके माध्यम से, इनके समन्वय से, ये मेरे साथ भी समन्वय कर लेंगे, तो हम ये उपलब्धता करा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो भुवनेश्वर राय जी, आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा ओमकार जी से, और आपको इसकी उपलब्धता कराने के लिए यहाँ से हम इसको भेज देंगे। लेकिन आपके वहाँ कम से कम, हेलो। इसके वहाँ आपके वहाँ कम से कम कुछ लोग होने चाहिए, जिससे कि आपको इसका फायदा मिल सके। जी 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 ये सर ठीक है ट्रेनिंग भुवनेश्वर राय ऑनलाइन जी, होगा आप सर। इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आप समझ जी सर। लीजिएगा यहाँ की इनकी कैसी स्थिति है, गांव की क्या है, नक्शा इनके पास उपलब्ध है नहीं है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। नहीं और गांव अगर में सर, खाली गांव में नक्शा नक्शा है सर, हम लोग पास पुराना वाला गांव का नक्शा है सर। है उसका नक्शा, चलिए जी मैं जी ये इसके है बारे सर। में अभी बातचीत करते हुए मैं भुवनेश्वर राय जी से कोऑर्डिनेट करूंगा, और हमारी टीम उनके साथ करते हुए समझने का प्रयास करेगी कि ये कैसे हो सकता है, और उस गांव में कितने खसरे होंगे, ये सब जानकारी आप ले लीजिएगा। उसकी अगर आप फोटो खींच सके तो हमें फोटो खींच के दिखा दीजिएगा, जिससे कि हम अपनी टीम को यहाँ दिखा दें, आईटी टीम को दिखा दें, और उसके आधार पर हम एक प्रयास कर सकते हैं कि इसमें क्या संभावना है। जी फोटो सर गांव का फोटो सर, या कि सर वो नहीं नहीं, नक्शा का नक्शे फोटो का सर। नक्शे का नक्शे का फोटो, जैसे गांव का सर फोटो, खेत का। गांव के नक्शे का फोटो। जी जी अच्छा जी नक्शे का फोटो जी सर। जी जी सर। ठीक है भुवनेश्वर राय जी, आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। आप पहले समझ लीजिएगा इनका गांव का नक्शा क्या है, कितने खसरे हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं। मैं प्रयास करता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं इस संभावनाओं को भी देखने के। जी 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 धन्यवाद सर। ओम जी ओम। जी 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 ओम। प्रदीप राज वर्मा, मैं कुछ 2 मिनट आपका लेना चाह रहा हूँ सर। हेलो। जी बोलिए सर, बोलिए। सर मैं अभी जो नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ, तो आपको एक विशेष स्थान के 1 मिनट में दर्शन कराना चाहता हूँ नर्मदा जी के। तो मैं अपना वीडियो उस तरफ कर रहा हूँ, और दर्शन कीजिए। मैं बांद्रावान करके जगह है नर्मदा जी की, बहुत प्रसिद्ध जगह, और संगम पर खड़ा हूँ, और वहां से अब पैदल यात्रा मेरी शुरू हो रही है।
तो आप दर्शन कीजिए। दिखाई दे रहे हैं? जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। बस नर्मदे हर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज जी, आपने नर्मदा मैया के दर्शन कराए। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित थे, वो आए और सदन में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जो हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी और अपना अनुभव शेयर किए। आज हमारे योग टीचर बहन ने भी बहुत अच्छा अपना योग खत्म करा। जो मेडिटेशन के बारे में चर्चा की, तो काफी लोग से जो लोग नहीं जानते हैं, जैसा कि उनकी योग आहार में नियमित रूप से जुड़े हैं, इस जो कार्यक्रम नहीं चला था तो आइडिया हैं, और जो लोग पहले से जुड़े हैं वो मैं संपर्क करता हूँ। तरफ भी आप चाहेंगे, अगर आप व्यक्तिगत रूप से चाहेंगे कि मैं प्रशिक्षित करूं तो किट भी उपलब्ध हो जाएगी। थोड़ा सा जगह बदलिए आप आदरणीय भुवनेश्वर राज जी, थोड़ा सा जगह चेंज कर लीजिए, थोड़ा साफ आवाज आए। जी आवाज आ रहा है? जी जी सर, 1 मिनट में हटा की कोशिश करता हूँ। आवाज साफ आ रहा है? जी बोलिए। जी 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 आवाज जा रहा है? सर आ रहा है। जी जी तो मैं यही कह रहा था कि ओंकारनाथ जी, आप जैसे प्रशिक्षण भी ले सकते हैं और वो काम आपको बड़े सुगमता, बड़े आराम से उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरे गांव के लोगों को कराना चाहेंगे, पूरी मैप बनवाना चाहेंगे, उसमें भी किया जाएगा, कैसे होगा, और वो भी सुनी है। और इसी के साथ में अपने वाणी को, आप लोग इसी तरह से काम को करते रहें। निश्चित रूप से जैसा कि आज कौन सर ने बोला, इस जांच के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि किस गांव में किस तरह का सिचुएशन है और उस सतत प्रक्रिया से आगे बढ़ा जा रहा है। आप भी अपने खेतों का उसी तरह से करें। अगर आपके पास ज्यादा खेती है तो भी उस खेतों में आप ये पूरी तरह से आप ऑर्गेनिक बढ़ता है, और जो एक लेवल पर पहुंच जाए बड़े से आप जैविक खेती। इसी के साथ में अपने माइक को विराम का जी धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का मार्गदर्शन अगर प्राप्त हो। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और मिट्टी के संदर्भ में जो इंटरेक्शंस हुई, और हमारे पवन सर ने भी जो धरती के डॉक्टर के बारे में जो बात की है, उसी को मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो 1-2 सवाल आए हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में अलग किट की जरूरत है या नहीं है और वो कहाँ मिलेगी। तो कुल मिलाकर मैं यही बोलूंगा कि ये धरती के डॉक्टर से जो 5 तत्व निकाले जाते हैं, और हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी में अगर कार्बन बढ़ता है, मल्चिंग करते हैं तो, और माइक्रोब्स बढ़ते हैं, बस 3 ही चीजों को हमको ध्यान देना है कि किसी भी वजह से, यानी एक तो मल्चिंग करना पड़ेगा और माइक्रोब्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। माइक्रोब्स और मल्चिंग, ये 2 चीजें अगर बढ़ गई तो कार्बन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और उसी के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अलग अलग प्रकार के हैं वो आ जाते हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात और भी कहूंगा कि जैसा अगर कोई व्यक्ति पूरा न्यूट्रिशियस खाना खाता है
तो उसको फिर वो हमारे यानी रक्त में अलग अलग जो कोई पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाते वहां पे 50-60 घटक होते हैं, उनको जांच करने की जरूरत नहीं होती। खाना अगर बराबर नॉर्मल है, हाँ बहुत ही सीरियस होता है तो अलग चीज है, वरना बाकी जांच पड़ताल खून में कितने घटक है और क्या है उसके कंप्यूटर में डालो तो 50-60 घटक दिखते हैं, तो उसको खोजने की जरूरत नहीं होती। वैसा ही मिट्टी का है, मिट्टी का स्वास्थ्य यदि हम अच्छा रखते हैं और उसको पूर्ति करते हैं मल्चिंग के माध्यम से और जीवामृत घनामृत इसके माध्यम से, और उसको माइक्रोब्स की संख्या अगर बढ़ाई जाती है, कार्बन बढ़ाया जाता है, तो बाकी जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कई जगह का अनुभव है और उसी के माध्यम से फिर कितनी अच्छी अच्छी मतलब उपज भी आ रही है। जैसा 3-4 दिनों से मैं कई किसानों से बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि अरहर की इस साल भी हमारे विदर्भ एरिया में जहाँ पे बहुत पानी पड़ा है, वहां पे भी 20 से 25 क्विंटल पर एकड़ जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उनका कहना है कि 20 से 25 क्विंटल अरहर इस साल भी उनके यहाँ पे उपज होने वाली है। बल्कि मात्र उन्होंने 4-5 साल से जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसके उदाहरण उसके कारणवश बस यही बात मैं रखना चाहता हूँ कि बस धरती के डॉक्टर से जो 5 तत्व आते हैं, वो 5 तत्वों के माध्यम से हमको एक आइडिया आ जाती कि क्या कमी है करके और क्या उसमें डालना है करके। उसके बाकी चीजों के बारे में हमको मतलब डिस्कस करने की या उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही जो आम राय बनी है किसानों के साथ मिलकर, बस वही मैं शेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। और किसी का कोई वो सुझाव हो, मार्गदर्शन हो, चूंकि मैं पूरे बीच में मैं लेफ्ट हो गया था नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सदन से। और अगर आदरणीय पवन सर जी का मार्गदर्शन अगर हमें प्राप्त नहीं हुआ है सदन को, तो सदन अधूरा रहता है। तो मैं चाहूंगा कि सर का अगर मार्गदर्शन नहीं हुआ है तो सादर आमंत्रित हैं, आप मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। नहीं, आज तो काफी बातचीतें हो गई हैं और मेरे ख्याल से जी जी सर, कोई और बात अगर कहना जी चाहें सर, तो कह सकते हैं। थैंक यू सर। थोड़ा सा जी, और किसी का कोई सुझाव हो, सवाल हो तो अपना दे सकते हैं। अब मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है सर। जी 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 जी, असल में नेटवर्क कुछ गड़बड़ रहा तो मैं बहुत सारी बातें नहीं सुन पाया। और लेकिन जो चर्चा रही बड़ी अच्छी रही। और आदरणीय पवन सर जी का और आज के मुख्य अतिथि का भी वार्तालाप और अन्य सदस्यों का वार्तालाप बड़ा अच्छा रहा। खासकर धरती के स्वास्थ्य से संबंधित बातें बड़ी अच्छी रही। और आज की सुबह योग की जो कक्षा है, और जैसे कि संगीत भी, उसमें गीत भी सम्मिलित थे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि नैनीताल जिले से थे, उत्तराखंड के। और वो सुंदर कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को, कई किसानों को भी जोड़ रहे हैं। इस तरह से दूसरी बात ये भी आई कि जो धरती का डॉक्टर है, वास्तव में जो पंच तत्व हैं धरती के, उन पे मेन फोकस है। और अगर वो सुधर जाए तो हमारी धरती खिल जाए, मिट्टी सुदृढ़ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ये बात सामने आई है। और इस तरह से आज हम योगाहार की इस पड़ाव पर पहुँचे हैं। और निरंतर इसी तरह से हम आगे बढ़ें, ये शुभकामनाएँ। और साथ में ही अ, पतंजलि योगपीठ से जुड़ी सभी शाखाएँ, उपशाखाएँ, जो उपस्थित सभी व्यक्ति थे और जो उपस्थित हैं, सभी का बहुत-बहुत आभार कि हम ऐसे योग गंगा को, अ, आहार के वेग को बढ़ा रहे हैं। आज इस सदन में उपस्थित जो मुझे दिख रहे हैं, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, वाणेश सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गजानंद वाजर जी, कृष्णा कुमार महतो जी, कुलदीप उनियाल जी, कुमार बबन जी, श्री ओंकारनाथ जी, और आदरणीय पवन सर जी, पुण्यकाम समर जी, रघुवीर सिंह रावत जी, रामानुज मौर्य जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, शरद वर्मा जी, तुलाराम पाटिल जी, उमाशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर विनोद भट्ट जी, और योगाहार रिकॉर्डिंग टीम,
के साथ साथ रंजना दीदी जी, आदरणीय श्री यादव जी और अन्य सभी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ और जिनका जो उपस्थित थे, और सभी का आभार। और हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कल मिलते हैं। सभी का आभार, प्रणाम, धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद कि आज हमारे चीफ गेस्ट महोदय को नैनीताल से आपने जोड़ा। आपका बहुत बहुत शादुबाद, सादर सदन को प्रणाम। कल सुबह 5:30 बजे और साथियों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हम अनुमति लेते हैं। ओम।